हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में कैश बजट से रिलेटेड जो सम्स हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वो कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर ले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। पॉइंट नंबर ए में जो बोलता है सेल्स आर बोथ ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश, द लेटर बिंग 1/3 ऑफ फॉर्मर। मतलब जो सेल्स है वो क्रेडिट में भी होता है और कैश में भी होता है। और इसमें 1/3 ऑफ फॉर्मर, इसका मतलब यही होता है कि जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट का 1/3 है। यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर क्रेडिट सेल्स 3x है तो कैश सेल्स x होगा। यानी टोटल 4x का सेल आ गया तो अपना कैश सेल्स कैसे आ जाएगा, 1/4। यानी कि टोटल सेल का 1/4 आ जाएगा कैश सेल। तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा, 3/4। और वो 1/4 कैसे आया था, क्योंकि अपने क्रेडिट सेल 3x माने थे और कैश सेल्स x माने थे, तो टोटल 4x हो गया जो कि टोटल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। और क्रेडिट सेल्स जो है वो टोटल का x बाय टोटल यानी कि x/4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो वो था। और बी में है कि रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर आर 25% इन द मंथ ऑफ सेल एंड 60% इन month following that and the balance in the month after that। बोलने का मतलब ये है कि 25% जो सेल्स है, जो रियलाइजेशन है, यानी कि क्रेडिट सेल जो भी होगा उसका 25% जिस मंथ में सेल होगा उस मंथ में रियलाइज हो जाएगा, और जो 60% जो है वो नेक्स्ट मंथ में होगा। और उसके बाद जो बचेगा यानी कि 25 + 60 - 100, 15% जो बचेगा वो थर्ड मंथ में रियलाइज होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर जनवरी में क्रेडिट सेल होता है 10,000 का सपोज, तो 2,500 रुपये जनवरी में मिल जाएगा। ठीक है, और जो 6,000 रुपया 60%, 10,000 का, वो 5 में आएगा, और रिमेनिंग 1,500 जो है वो आपका मार्च में रिसीव होगा। ठीक है, वैसे पॉइंट नंबर सी को देखते हैं। तो कंपनी एडॉप्ट्स ए यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ सेलिंग प्राइस बिंग 25% ओवर कॉस्ट, यानी कि 1/4 कॉस्ट है तो 1/5 दैट इज 20% ऑन सेल हो जाएगा। ठीक है, वो परचेज का मेरा परचेज को निकालने के लिए यहाँ पे दिया है बेसिकली। और यहाँ पे बस्टेड सेल ऑफ ईच मंथ आर परचेज्ड एंड पेड इन प्रीसीडिंग मंथ। ठीक है, यानी कि एक महीना पहले ही यहाँ पे पेमेंट कर दिया जाता है परचेज का। ठीक है, द कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर 2 lakhs on 1st Jan, which carry interest at 15% per annum payable on the last date of each quarter on calendar year basis. 20% of debenture are due for redemption on 30th June 2014। तो कंपनी बोलना यही चाह रही है कि उसके पास डिवेंचर होल्डर का है और वो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करती है 15%, यानी कि 2 लाख इंटू 15%, 30,000 रुपया सालाना, डिवाइड बाय 12 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 12, तो एक मंथ का 2,500 का पेमेंट करती है। और क्वार्टरली ये जो पेमेंट होगा इंटू 3 करेंगे तो 7,500, यानी कि 7,500 का पेमेंट होगा क्वार्टरली। ठीक है, और वो जो पेमेंट होगा वो जैन फेब मार्च के एंड में होगा, और उसके बाद 3 महीना अप्रैल मई जून के एंड में होगा। ठीक है, और 20% जो रिडम्पशन है वो जून, यानी कि 2 लाख है उसका 20%, यानी कि 40,000 जो है रिडम्पशन अमाउंट पेमेंट करना होगा जून में कंपनी को। और पॉइंट नंबर एफ में आते हैं। तो कंपनी हैज़ टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स द असेसमेंट ईयर 2014 एंड 15 अमाउंटिंग टू ₹54,000। तो इसमें कुछ नहीं है, वो जो मंथ है एडवांस टैक्स वो जनरली मार्च में पेमेंट होता है, तो 14-15 का जो मार्च के महीने में 54,000 का आउटफ्लो हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। वैसे पॉइंट नंबर जी में जो है एंटिसिपेटेड ऑफिस कॉस्ट वो 6 मंथ पीरियड जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून का दिया हुआ है। और वैसे ही एच का जो है द ओपनिंग कैश बैलेंस ₹10,000 इज मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन। डेफिसिट have to be met by borrowing in multiple of ₹10,000, in which interest on monthly basis has to be paid on first day of subsequent month at the rate 12% per annum. Interest is payable for the minimum period of 1 month।
तो पॉइंट नंबर एच में बोलना यही चाह रहा है कि मिनिमम आपको ओपनिंग कैश जो है, कैश का जो बैलेंस है ओपनिंग का, वो 10,000 मेंटेन करके रखना है। इन केस अगर 10,000 से कम आता है तो वो आपको बढ़ा करके 10,000 मिनिमम करना पड़ेगा। सपोज किसी मंथ आपका ओपनिंग आ जाता है 7,000, तो उसमें आपको 10,000 ऐड करके यानी कि 17,000 उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो बोरो करेंगे मिनिमम 10,000 का लॉट में करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाता है। और किसी में सपोज़ कि 17,000 का डेफिसिट आ रहा है तो उसमें आपको 20,000 बोरो करना पड़ेगा, और जो आप बोरो करेंगे उसका नेक्स्ट मंथ से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा 12% पर annum। ठीक है, और जो रेंट पेबल है हर एक महीने के लिए 2,000 रुपया रेंट पेड करना पड़ता है। सेल्स फोरकास्ट फॉर डिफरेंट मंथ्स आर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का दिया हुआ है। ठीक है, और ये डिफरेंट मंथ का जो सेल दिया हुआ है। और रिक्वायरमेंट जो है, प्रिपेयर ए कैश बजट ऑफ एक्सेल लिमिटेड फॉर फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ 2014 ईयर एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड। तो बेसिकली इसमें कैश बजट बनाना है। तो और ये फर्स्ट 6 मंथ का बनाना है, यानी कि 14 जो ईयर 14 है उसका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का, ये 6 महीने का बनाना है कैश बजट। तो कैश बजट बेसिकली क्या होता है कि जो भी अपना रिसीट वाला पोर्शन होता है, तो रिसीट में जो जो चीज़ होता है, जैसे ओपनिंग कैश होता है या फिर रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर होता है, कैश सेल से भी पैसा आता है या फिर बोरो किए तो वो पैसा आ जाता है, इसको टोटल करेंगे। उसके बाद अपने पेमेंट जो करते हैं उसको टोटल करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। और फिर जो मंथ कॉलम, मंथ वाइज जो कॉलम आता है उसको अपने कंप्लीट करते जाएंगे। तो जो सपोज़ जनवरी का पहले किए तो जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है, फेब का ओपनिंग बनेगा, वैसे एंड सो ऑन, वैसे ही अपने लास्ट मंथ तक निकाल लेंगे। बस बेसिकली यही बोला है इसमें बनाने के लिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक्सेल लिमिटेड का कैश बजट वो जैन टू जून 2014 का यहाँ पे दिया हुआ है। और ओपनिंग कैश जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया था ₹10,000 था, और उसको मिनिमम मेंटेन करना था 10,000। तो आप देख सकते हैं कि फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी है वो मिनिमम 10,000 है। ठीक है, ओपनिंग कैश। और वैसे ही अगर आप रिसीट देखते हैं तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन का पहला ही पॉइंट रीड किया था उसी में लिखा हुआ था कैश सेल्स के बारे में। तो वहाँ पे जब अपने रीड किए थे तो उसमें अपने एज्यूम किए थे कि 3x अगर क्रेडिट सेल्स है तो x होगा मेरा कैश सेल, यानी कि टोटल जो सेल हो जाएगा वो मेरा 4x हो जाएगा, और उसमें से कैश सेल्स सिर्फ x को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो x/4 यानी कि 1/4 जो है कैश सेल्स हो जा रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में जो कैश सेल्स आएगा वो रिस्पेक्टिव मंथ का, यानी कि जैन का 1/4 आएगा, फेब का 1/4, मार्च का 1/4, अप्रैल एंड मई एंड जून का भी 1/4 आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे 55,000 कैसे है उसको देख लेते हैं अपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैन का जो है 2,20,000 का है, डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 55,000 का यहाँ पे फिगर आता है। तो चूंकि हम कैश को इजीली निकाल सकते हैं 1/4 से डिवाइड करके रिस्पेक्टिव मंथ का, तो यहाँ पे कैश का फिगर फिल कर देंगे 6 महीना के लिए। ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेट ओपनिंग में सिर्फ अभी तक हमको जैन में सिर्फ ओपनिंग कैश आता है 10,000। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जनवरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर फरवरी का करेंगे, फिर मार्च, अप्रैल एंड उसके मई एंड उसके बाद जून का करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि रिसीट का जो पार्ट होता है, पहला तो ओपनिंग कैश होता है, उसके बाद कैश सेल्स होता है, उसके बाद रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर होता है, और उसके बाद कोई बोरोइंग करते हैं तो वो होता है। तो रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर देखते हैं, क्योंकि कैश सेल्स तो अपने 1/4 डिवाइड कर लिए टोटल सेल का जो रिस्पेक्टिव मंथ का है। अब अपने डेटर का देखने वाले हैं। तो डेटर के पहले देखने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है कि रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर 25% इन द मंथ ऑफ सेल, 60% इन द मंथ फॉलोइंग मंथ एंड उसके बाद वाले मंथ में रिमेनिंग रिसीव होगा। यानी कि पहले मंथ में 25%, सेकेंड मंथ में 60% और थर्ड मंथ में जो रिसीव होगा मंथ 1 का जो सेल है वो 15% जो बैलेंस फिगर था। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस
जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ था कंपनी एडॉप्ट्स द यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी एंड सेलिंग प्राइस वुड बी 25% अबव कॉस्ट। तो यहाँ पे सेल का जो था पॉइंट वन से ही मेरा निकल जा रहा, यानी कि 3/4 वाला फंडा जो अपने यूज़ करेंगे रिस्पेक्टिव मंथ का, तो अपने वो निकाल लेंगे। तो आइए इसका वर्किंग में देख लेते हैं। यहाँ पे रिसिट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, ठीक है, तो वही बोलना चाह रहा है 3/4 रिस्पेक्टिव मंथ का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का निकाल लिए। आप लोगों को यहाँ पे नवंबर और दिसंबर दो एडिशनल कॉलम दिख रहा है, जो कि कैश बजट में सिर्फ 6 मंथ का था, लेकिन इसमें 8 मंथ का है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो नवंबर मंथ का जो सेल है वो इसका 15% जो सेल है वो रियलाइज़ होने वाला है, क्योंकि जब क्वेश्चन हम लोग रीड किए थे तो 25% करंट मंथ का, यानी कि नवंबर का 25% नवंबर में रिसीव होगा, और नवंबर का 60% दिसंबर में, और नवंबर का 15% जो बचेगा वो जनवरी में। इसीलिए यहाँ पे नवंबर में, चूँकि इसका 15% जो जनवरी में भी रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नवंबर लिखे। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट में अपना जो है दिसंबर का यहाँ पे लिखे थे। तो अपने जो मेन फिगर निकालना है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का ही निकालना है, क्योंकि अपना जो बजट बन रहा है कैश बजट वो सिर्फ 6 महीने का। लेकिन क्योंकि हम नवंबर दिसंबर के बिना आगे बढ़ नहीं सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नवंबर का भी लिखे हैं। तो 3/4 करके अपने यहाँ पे सेल निकाल लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25% इन द सेम मंथ, 20 और 60% इन द नेक्स्ट मंथ, और उसका जो 15% वो थर्ड मंथ में, ठीक है, क्योंकि जो जनवरी में सेल हो रहा था वो जनवरी में 25% रिसीव होगा, फरवरी में जनवरी वाला 60%, और मार्च में जनवरी वाला 15% रिसीव होगा, जो क्रेडिट सेल था, ठीक है। तो यहाँ पे जो नवंबर का है इसका आप देख सकते हैं कि नवंबर का जो है सबसे पहले अपने बात करते हैं रिस्पेक्टिव जो करंट मंथ वाला है, यानी कि 25%। ये जो अपना करंट मंथ है, जैसे जैन का 1,65,000 इंटू 25%, 41,250, वैसे ही 1,05,000 इंटू 25%, 26,250, ऐसे करके अपने मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का भी निकाल लिए। अब 60% वाला निकालते हैं। तो 60% वाला क्या है कि दिसंबर वाला जो 60% है वो जैन में रिसीव हुआ होगा, यानी कि 1,50,000 इंटू 60%। दिसंबर का जो था वो 90,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जनवरी में रिसीव हुआ है, और जो जनवरी का 1,65,000 था इंटू 60%, ये जो फिगर है ये फैब में रिसीव हुआ होगा। तो 99,000 आप देख सकते हैं यहाँ पे फैब में रिसीव हुआ है कॉलम 2 में। और वैसे ही पिछला का नेक्स्ट मंथ में रिसीव होते जाएगा 60% वाला, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं 15% वाला, क्योंकि जो फर्स्ट मंथ का जो 15% क्रेडिट सेल था वो थर्ड मंथ में रिसीव हो रहा था, यानी कि जो नवंबर का जो 1,35,000 है इसका 15%, यानी कि 20,250 रुपये, यानी कि 20,250 रुपीज़ जो है वो रिसीव होगा मेरा जनवरी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला वाला जो जनवरी वाला कॉलम है उसमें 20,250 रिसीव हो रहा है 15% वाला में। वैसे दिसंबर का जो है 1,50,000 है, इसका इंटू 0.515 या 15%, 22,500 यानी 22,500 जो है दिसंबर का फैब में रिसीव होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फैब में रिसीव हो रहा है। वैसे ही अपने नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ अपने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो ये मेरा टोटल रियलाइजेशन आ गया डेटर का, टोटल आ गया कॉलम 6 महीना का लिए, तो 6 महीना का मुझे चाहिए था। तो ये जो फिगर आया अपने जो कैश बजट के स्टेटमेंट है वहाँ पे अपने पुट कर दिए, जैसा कि यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुट किए, ठीक है। बोरोइंग वो बाद में देखने वाले हैं, क्योंकि अपने कॉलम वाइज करने वाले हैं, पहले जनवरी का, फिर फेब का, फिर मार्च का, उसके बाद अप्रैल का, मई का, फिर जून। क्योंकि ये जो फिगर है डेफिसिट तभी हमको पता लगेगा जब अपने एक एक कॉलम कंप्लीट करते जाएंगे। अब अपने जो पेमेंट का देख लेते हैं कि परचेज का जो फिगर है वो कैसे आया है। तो परचेज में क्या बोला हुआ है, एक बार देख लेते हैं कि बजट सेल, मतलब पॉइंट नंबर डी में जो बजटेड सेल ऑफ ईच मंथ आर परचेज्ड एंड पेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। तो यहाँ पे अपने परचेज का देख लेते हैं। परचेज का वैसे वर्किंग नहीं बना है क्योंकि ये सिंपल ही था, प्रीसीडिंग मंथ में पेमेंट हो रहा था। तो जो 25% यहाँ पे जो था कॉस्ट था, तो कॉस्ट का जो था वो मेरा परचेज हो जाएगा
एक सेकेंड, 1 लाख, यहाँ पे जो फिगर है यानी कि फैब का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रीसीडिंग मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ का जो पेमेंट है वो पहले वाले मंथ में ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फरवरी में सपोज हम कुछ खरीदते हैं तो उसका पेमेंट मुझे जनवरी में ही करना पड़ेगा, और जो मार्च में खरीदेंगे उसका पेमेंट मुझे करना पड़ेगा इसमें फैब में। तो वैसे ही आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि 25% ओवर कॉस्ट, यानी कि सेल पे कितना आ जाएगा, सेल पे आ जाएगा 25%, यानी कि 1/4, और सेल पे आ जाएगा 1/5, यानी कि 20%। तो जो फेबररी का जो पेमेंट यहाँ पे जो सेल था 1,40,000 का था, माइनस कर देंगे 20%, तो 1,12,000 जो फिगर है फेबररी का, वो हमको जनवरी में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,12,000 आया होगा, 1,12,000 आया है। वैसे यहाँ पे जो मार्च का 1,60,000 का जो सेल है, ठीक है, इसमें 20% माइनस करेंगे तो 1,28,000 आएगा, जो मार्च का वो फरवरी में पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एक मंथ पहले ही पेमेंट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और क्वेश्चन में भी प्रीसीडिंग मंथ में पेमेंट होगा वैसा बोला हुआ है। और ऑफिस एक्सपेंसेस जो है, तो वैसे करके अपने जो परचेज के लिए 6 कॉलम, मतलब 6 मंथ था, वो सबके लिए निकाल लिए। ठीक है, और वैसे ही अपने यहाँ पे आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर ई में कि कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर 2 लाख का है, और ये अपने कैलकुलेट भी किए थे कि 7500 मार्च में पेमेंट हो रहा था इंटरेस्ट का, और मार्च अप्रैल मई जून में भी 7500 का पेमेंट हो रहा था। तो इसका देख लेते हैं। तो यहाँ डिवेंचर इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 7500 मार्च में और 7500 जून में पेमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हो गया। फिर पॉइंट नंबर एफ में देखते हैं, तो कंपनी हैज़ टू पे, और सॉरी पॉइंट नंबर ई में ए भी है कि 20% रिडम्पशन हो रहा है, यानी 40,000 का रिडम्पशन हो रहा है 30 जून को। तो 2 लाख का 40%, 40,000 जो रिडम्पशन हो रहा है वो जून में आएगा पेमेंट। आप यहाँ पे लास्ट वाला जो कॉलम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग कैश के बारे में अपने यहाँ पे देख ही लिए हैं, इसको लास्ट में देखेंगे जब बैलेंसिंग करेंगे, तो कैश का शॉर्टेज होगा तो अपने बोरो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, और जो पॉइंट नंबर आई में जो है रेंट पेबल 2,000 पर मंथ यहाँ पे दिया हुआ है, 2,000 पर मंथ, हर एक मंथ के लिए रेंट यहाँ पे पेमेंट हो गया। ठीक है, तो आउटफ्लो हो गया मेरा। वैसे ही पॉइंट नंबर जी में था जो हम देखना भूल गए थे, एंटिसिपेटेड ऑफिस कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, यहाँ पे दिया हुआ था जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। तो ये रिस्पेक्टिव मंथ का हम यहाँ पे जो कॉलम है ऑफिस एक्सपेंस वहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, और तो कुछ मेरा है नहीं। तो पुट करने के बाद अपने यहाँ पे टोटल रिसिट का एक कॉलम आ जाएगा, एक टोटल पेमेंट का एक कॉलम अपने निकाल लेंगे। उसके बाद कंपेयर कर लेंगे कि डेफिसिट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिसिट में देखते हैं, यानी कि टोटल कैश अवेलेबल ए में ओपनिंग कैश था 10,000 का, और 55,000 का कैश सेल्स था, प्लस 1,51,500 का डेटर से रियलाइजेशन था, यानी कि टोटल 2,16,500 का जो है फिगर आ गया था टोटल कैश अवेलेबल। अब पेमेंट में देखते हैं कि टोटल कितना पेमेंट किए थे। तो हम लोग जो माल परचेज किए थे 1,12,000 का, और ऑफिस के लिए खर्चा किए थे 25,000, और उसके लिए रेंट पेमेंट किए थे 2,000 का, यानी कि टोटल 1,39,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अगर कंपेयर कर, कैश मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 10,000 से तो एटलीस्ट ज़्यादा ही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लोजिंग कैश, यानी कि क्लोजिंग कैश में टोटल कैश जो अवेलेबल था और जो पेमेंट हुआ वो क्लोजिंग कैश, यानी कि 77,500 मेरा आ गया। चूँकि ये जनवरी मंथ का क्लोजिंग कैश है तो ये फैब का ओपनिंग बन जाएगा। तो मतलब ये जो 77,500 जो था जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस था, फैब का ओपनिंग आ गया। ठीक है, और जो कैश सेल्स अपने तो निकाल ही लिए थे, और डेटर से रियलाइजेशन अपने वर्किंग से देख ही लिए थे। तो टोटल जो रिसीट आया फैब का वो 2,60,250 रुपये का आया। वैसे ही परचेज का अमाउंट नोन था, ऑफिस एक्सपेंस नोन था, रेंट भी नोन था। तो मेरा पेमेंट आ गया टोटल पेमेंट फैब का 1,50,000। तो टोटल कैश अवेलेबल माइनस पेमेंट करेंगे तो 1,10,250, यानी कि 1,10,250 का जो है क्लोजिंग कैश आया फैब का। ये ओपनिंग बन जाएगा मार्च का, बन गया। ठीक है, और कैश सेल्स फिगर दिया हुआ था, और
रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर अपने वर्किंग से निकाले थे, ठीक है। इसके बाद जो था कि एडवांस टैक्स इसमें अलग से 54,000 यहाँ पे ऐड हुआ है, जो कि क्वेश्चन में हम शायद रीड करना भूल गए थे। यहाँ पे किसमें लिखा हुआ है, हाँ पॉइंट नंबर एफ में लिखा हुआ है कि एडवांस टैक्स। तो आपको भी पता है कि जो एडवांस टैक्स का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का होता है वो मार्च होता है, ठीक है। तो इसीलिए मार्च में पेमेंट हुआ है। तो 54,000 जो है इन द मंथ ऑफ मार्च पेमेंट हुआ है 54,000 का। तो यहाँ पे ओपनिंग कैश था मार्च का, कैश सेल्स था फ्रॉम डेटा रियलाइज हुआ था, यानी कि टोटल कैश अवेलेबल 2,68,000 का था। इसके अगेंस्ट में जो पेमेंट था 2,23,500 का था। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ रहा था 44,500 मार्च का आ रहा था। चूँकि ये मार्च का क्लोजिंग है तो अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल का ओपनिंग में मेरा 44,500 कैश था और कैश बैलेंस था ओपनिंग का, और कैश सेल्स मेरा 37,500 था, और रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर 1,15,875 था, ठीक है। उसके बाद जो कैश का जो पेमेंट हुआ था परचेज के लिए पेमेंट हुआ था, ऑफिस के लिए और रेंट के लिए पेमेंट हुआ था, यानी कि टोटल पेमेंट 1,97,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 44,000 ये देखने का बात है, 44,500 ओपनिंग कैश था। इसके बाद अपने जो कैश सेल्स से रिसीट हुआ था 37,500 वो आया, और 1,15,875 रुपये का डेटर से रियलाइज हुआ था, यानी कि 1,97,875 रुपये का, ठीक है। तो 1,98,775 रुपये का कैश अवेलेबल था इन द मंथ ऑफ अप्रैल बोरोइंग से पहले, ठीक है। और टोटल पेमेंट था 1,97,000 का, यानी कि जो कैश बच रहा था क्लोजिंग में वो 875 का बच रहा था, यानी कि 875। लेकिन क्या है कि ओपनिंग किसी भी मंथ का 10,000 से कम नहीं होने वाला था, क्योंकि अगर डेफिसिट हो रहा था तो अपने बोरो कर रहे थे 10,000 का लॉट में, इसीलिए अप्रैल में हम लोग 10,000 बोरो किए, क्योंकि क्लोजिंग सिर्फ 875 आ रहा था, ठीक है। तो 10,000 बोरो करने के बाद यहाँ पे 2,07,875 अप्रैल मंथ का टोटल कैश अवेलेबल आ गया, और जो अपना पेमेंट अपने निकाल ही लिए थे तो 10,875 मेरा क्लोजिंग आ गया, जो कि 10,000 से ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, अपने को मेंटेन करना था 10,000 से ज़्यादा। तो मई के मंथ में अप्रैल का क्लोजिंग का कैश आ गया, ठीक है। इसके अलावा कैश सेल्स दिया हुआ था, और फ्रॉम रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर 1,23,000 का था, ठीक है। और बोरोइंग अपने नहीं देखने वाले अभी मई का मंथ में, उससे ऊपर अपने 3 फिगर अपने ऐड करते हैं तो आ जाता है 10,875 प्लस 50,000 प्लस 1,23,000, टोटल आ गया 1,83,875, ठीक है। और नीचे में जो है परचेज का फिगर नोन था, और ऑफिस एक्सपेंस नोन था, रेंट नोन था, और ये जो 10,000 आप 100 रुपये का जो इंटरेस्ट पेमेंट जो कि लास्ट मंथ में हम लोग बोरो किए थे, और 12% एनुअली उस पर बोरोइंग कॉस्ट था, यानी कि 1% एक महीने के लिए। तो 100 रुपये का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो आ गया मेरा मई का मंथ में, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो टोटल 1,76,100 आ गया, ठीक है, ये टोटल पेमेंट। लेकिन मेरा जो अवेलेबल बैलेंस था वो 1,83,875 ही था। तो इसमें से 1,83,875 में माइनस कर देते हैं टोटल पेमेंट 1,76,100, तो मेरा 7,775 आ रहा है, जो कि 10,000 से नीचे है। तो फिर से हमको 10,000 का लॉट में बोरो करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट मंथ का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 10,000 से ऊपर हो पाए, ठीक है। तो 10,000 ऐड करने के बाद मेरा आ गया 1,93,875 मई मंथ में टोटल कैश अवेलेबल बैलेंस। उसमें मई मंथ का ही जो पेमेंट था उसको माइनस कर दिया टोटल, तो 17,775 रुपया, यानी कि 17,775 रुपीज़ का जो है क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और ये जो क्लोजिंग आया मई का जून में ओपनिंग आ गया, ठीक है। और जो कैश सेल्स फिगर नोन था ही, और डिवेंचर ये डेटर से रियलाइजेशन था ही, और अपना जो है सब कुछ सही था, यहाँ पे फिगर सब कुछ नोन था पेमेंट का। और जो यहाँ पे आपको एक नया चीज़ दिख रहा होगा वो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, जो कि 200 रुपये। और वो 200 रुपये कैसे आया, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में अपने 10-10 हज़ार बोरो किए थे, उसका 1% यहाँ पे 200 रुपये का आ गया, ठीक है। तो 200 रुपये वो पेमेंट आया। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल रियलाइजेशन ऐड कर रहे थे तो टोटल कैश अवेलेबल इन द मंथ ऑफ जून जो आ रहा था 2,03,400 आ रहा था, टोटल पेमेंट आ रहा था 1,97,100।
तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सरप्लस यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा है, तो ये सही है, इसलिए हम लोग बोरो नहीं किए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़ा लेंदी था। आप इसका वर्किंग देख के भी समझ सकते हैं, इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो। थोड़ा लेंदी था, बहुत ईजी था। ठीक है, ये चीज़ तो है। कैश बजट के सारे ही सम्स आपको लेंदी मिलेंगे, लेकिन ईजी रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 अपने देखने वाले हैं। Sri Ganesh has given the sales forecast for Jan to July 2014 and actual sales for November December with other particulars। यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स 2013 का, नवंबर दिसंबर का, बाकी 2014 का है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून का टोटल सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, सेल 20% कैश 80% क्रेडिट पेबल इन थर्ड मंथ। सेल्स जैन का जो सेल्स होगा मार्च में रिसीव होगा। कैश सेल्स तो ठीक है भाई, जब आप बेचे तब आ गया। ठीक है, लेकिन क्रेडिट सेल्स के लिए बोला हुआ है, जो 80% क्रेडिट सेल होगा, वो जो अगर सपोज आप जनवरी में सेल कर रहे हैं तो उसका पैसा आपको मार्च में मिलेगा। और अगर आप नवंबर में, वैसे अगर हम नवंबर का देखें तो नवंबर का पैसा मुझे जनवरी में मिल रहा है। ठीक है, तो वो था। वेरिएबल एक्सपेंसेस 5% ऑन टर्नओवर, टाइम लैग हाफ मंथ, यानी कि पिछला मंथ का जो टर्नओवर है उसका 5% का हाफ हो जाएगा, और करंट मंथ का जो टर्नओवर है उसका 5% का हाफ, ये आ जाएगा वेरिएबल एक्सपेंस फॉर द मंथ। कहने का मतलब सपोज कि 10,000 सपोज जनवरी का निकालना है। ठीक है, तो जो दिसंबर का जो टर्नओवर है, यहाँ पे आप देखिए जनवरी का टर्नओवर, दिसंबर का जो टर्नओवर है 7,000 का, इंटू 5% करेंगे तो 3500। इसका हाफ मंथ के लिए 2 डिवाइड करेंगे तो एन प्लस में 1750, और करंट मंथ यानी कि जनवरी का 80,000 इंटू 5% डिवाइड बाई 2, 20,000 एम प्लस किए तो टोटल यानी कि 3750 आ गया जनवरी मंथ का। तो आप इसको आइए आपको दिखाई देते हैं। ये जो वेरिएबल एक्सपेंस है 3750 मेरा भी आया था और यहाँ पे भी आया, तो वही हो गया टाइम लैग का मतलब पिछले महीने का प्लस करंट महीने का, दोनों का जो टर्नओवर है उसका 5% का हाफ, सिंपल सी बात। और कमीशन है क्रेडिट सेल पे, पेबल इन थर्ड मंथ, मतलब जनवरी का आप पेमेंट करेंगे मार्च में। ठीक है, और परचेज 60% ऑफ सेल ऑफ थर्ड मंथ, तीसरे महीने का जो 60% सेल है वो आपका परचेज आ जाएगा, और पेमेंट थर्ड मंथ ऑफ परचेज, तीसरा महीना का आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा। सॉरी, परचेज का अगर आप इस महीना परचेज करते हैं तो तीसरे महीना में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आएगा उसको देख लेंगे अपने। हाँ, वैसे ही यहाँ पे रेंट रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस ₹3,000 टू बी पेड एवरी मंथ। ठीक है, अदर पेमेंट जो फिक्स एसेट परचेज हुआ ये भी एक तरह से आउटफ्लो है, मार्च के महीने में 50,000 का आउटफ्लो आएगा, अप्रैल में एक टैक्स पेमेंट हो रहा है, ये भी आउटफ्लो आ गया, और ओपनिंग कैश जो है कंपनी का वो 25,000 है। प्रिपेयर कैश बजट फॉर जैन टू मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि 5 महीने का आपको कैश बजट बनाना है 2014 का। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उसके बाद जो 5 मंथ है उसका कॉलम वाइज अपने लिख दिए हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई का। और यहाँ पे ओपनिंग जो सबसे पहले अपने मंथ वाइज करेंगे तो सबसे पहले जनवरी में आते हैं, तो जनवरी में जो ओपनिंग बैलेंस है 25,000, जो कि क्वेश्चन का लास्ट वाले में दिया हुआ था। और आपको पता ही है कि जो टोटल रिसीट होता है, कैश इनफ्लो होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट आता है, तो ओपनिंग कैश आता है, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर आता है, उसके बाद कैश सेल्स आता है, कोई बोराइंग है तो वो आ जाता है। ठीक है, और जो पेमेंट है सारा खर्चा जितना भी आउटफ्लो है वो मेरा पेमेंट आ गया। तो वो तो देखते ही हैं। और उसके बाद कैश सेल्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20% करंट मंथ का, सपोज जनवरी का 20%, जनवरी का कितना है 80,000 इंटू 20%, एक 80,000 इंटू 0.20 यानी कि 16,000, यहाँ पे 16,000। वैसे फैब का अगर देखते हैं तो फैब में कितना है, फैब में 1,00,000 है, इसका 20% 20,000, इसका 20% 20,000 कैश सेल्स आ गया। तो ये दिया हुआ है, मतलब सिंपली आपको कैश सेल्स रिस्पेक्टिव मंथ का जो 20% सेल्स का फिगर अपना कैश में बेच रहे थे तो वो आ गया 5 महीना के लिए। ठीक है, अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर का देख लेते हैं कि अगर 20% आपका कैश सेल्स था, मतलब 80% आपका क्रेडिट सेल था। ठीक है,
तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं कि क्रेडिट सेल रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर अपने निकालेंगे क्रेडिट सेल से ही। तो टोटल सेल इतना था, कैश सेल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ है, और क्रेडिट सेल। तो रियलाइजेशन कैसे बोला हुआ था कि रियलाइजेशन में जो पॉइंट है वो बोला हुआ था कि तीसरे मंथ में पेमेंट होगा, यानी कि जो जनवरी में बिका है उसका पैसा मार्च में आएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि जनवरी वाला मार्च में आ रहा था तो नवंबर वाला तो जनवरी में आएगा। तो जो नवंबर का 64,000 का क्रेडिट सेल है ये मेरा जनवरी में रिसीव होगा, और दिसंबर का फैब में, और जनवरी का मार्च में, फैब का उसके बाद अप्रैल में, और उसके बाद मार्च वाला मई में, ऐसे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर आ गया। तो ये वाला भी कॉलम मेरा आ गया रियलाइजेशन, मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये फिगर आ गया। इसके अलावा कोई रिसिट नहीं था, तो इन तीनों को ऐड करके टोटल कैश इनफ्लो आ गया जनवरी महीने का। ठीक है, उसके बाद अपने जो पेमेंट किए क्रेडिटर को, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि पेमेंट फॉर परचेज मेड फॉर द थर्ड मंथ रिक्वायरमेंट, दैट इज नवंबर, विल बी पेड फॉर जैन। In addition, the payment is made in third month from the purchase, that is, payment for November will be made in Jan. It means purchase will be 60% in the months of credit sale. Sorry, in the months of sale. सिंपल सा बात है इस लाइन का कि करंट मंथ में जो सेल हुआ है उसका 60% आपका परचेज हुआ। ठीक है, तो अपने यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं। तो सपोज कि टोटल सेल जो जनवरी का 80,000 है, इंटू 0.6, 48,000 आ गया पेमेंट टू क्रेडिटर। ठीक है, वैसे फैब का 1 लाख का सेल था, इंटू 0.6 यानी कि 60%, 60,000 आ गया फैब मंथ का। वैसे ही अगर मार्च में देखें 80,000 इंटू 0.6 यानी कि 48,000 मार्च में आ गया पेमेंट टू क्रेडिटर। वैसे अप्रैल का टोटल सेल जो है 1 लाख है, इंटू 0.6 यानी 60,000 जो है फिगर आ गया आपका पेमेंट टू, ये जो है पेमेंट टू क्रेडिटर आ जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, देख सकते हैं। वैसे मार्च में, सॉरी अप्रैल के बाद जो मई में टोटल सेल है वो 90,000 का, इंटू 0.6 ये पेमेंट टू क्रेडिटर आ गया आपका 54,000 का, तो वो फिगर आ गया सिंपली। ठीक है, और जो वेरिएबल कॉस्ट था मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया था कि जो पिछला महीना का टर्नओवर है, यहाँ पे सपोज यहीं पे तो निकाल सकते हैं अपने। सपोज जनवरी का निकालना है वेरिएबल कॉस्ट, तो दिसंबर का यहाँ पे 70,000 टोटल सेल है, इंटू 5% एम प्लस कर दिए। ठीक है, वैसे जनवरी का 80,000 इंटू 5% एम प्लस किए, और इसको टोटल MRC कर दिया डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 3750 आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी में 3750। वैसे ही फैब के लिए निकालेंगे, और आप इसमें ये भी फंडा यूज़ कर सकते हैं कि जब फैब के लिए निकालना है तो जनवरी फरवरी का टर्नओवर, सिंपल कैलकुलेशन को और भी सिंपल बनाने के लिए फैब के लिए जो आप वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे वो ऐसे भी कर सकते हैं कि जनवरी प्लस फरवरी दोनों का टर्नओवर ऐड कर लीजिए, यानी कि 1,80,000, इसका 5% ले लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यानी कि 4500। तो 4500 आ गया। आप ऐसे भी रिस्पेक्टिव सारे मंथ्स का, मार्च अप्रैल मई का भी निकाल सकते हैं जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है। और कमीशन का कुछ नहीं है, जो क्रेडिट सेल हुआ है उसमें आपका 5%, और जो क्रेडिट सेल का जो ये 5% अमाउंट है वो तीसरे महीने में आपको पेमेंट करना है, यानी कि जनवरी का मार्च में पेमेंट करेंगे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट सेल जो है, सपोज नवंबर का 16,000 है, इंटू 5% जो कमीशन बनता है 800, ये पेमेंट हुआ होगा मेरा इन द मंथ ऑफ, कितना परसेंट है, एक सेकेंड सॉरी, हाँ 5% है कमीशन। और यहाँ पे जो क्रेडिट सेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 64,000 का है, 64,000 का नवंबर में क्रेडिट सेल है, इंटू 5% करेंगे तो 3200 जो अमाउंट आएगा इसका पेमेंट हम लोग कमीशन का करेंगे जनवरी में। तो यहाँ पे जनवरी में 3200, वैसे 56,000 का क्रेडिट सेल है दिसंबर में, इसका 5% का जो पेमेंट करेंगे ये फरवरी में करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरे मंथ में पेमेंट हो रहा था, 2800 जो पेमेंट है वो फैब में करेंगे। वैसे ही बाकी मंथ्स के लिए आप निकाल सकते हैं। और जो रेंट पेमेंट था वो 3 मंथ्स का पर मंथ यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में। और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा था मार्च के महीने में एक हो रहा था 50,000 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थर्ड लास्ट जो अदर पेमेंट फिक्स असेट परचेज मार्च में हो रहा था 50,000 का। और इसके बाद जो है कि टैक्सेस का भी पेमेंट हो रहा था अप्रैल में 20,000 का।
तो वो अपने यहाँ पे कर लिया, और तो कुछ है नहीं। तो ये मेरा टोटल आउटफ्लो वाला भी आ गया। तो सबसे पहले जनवरी का देखते हैं। तो जनवरी का टोटल जो कैश फ्लो है वो 1,05,000 का है, और जो टोटल कैश आउटफ्लो यानी कि जो टोटल पेमेंट जो है वो 57,950 का है। तो इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, तो 47,050 ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ जाता है जनवरी के मंथ में, जो एंड में आता है। और ये जो चूंकि ये जनवरी का एंड मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैश बैलेंस है, तो फैब का ओपनिंग आ जाएगा। और कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर तो नोन था, तो वो टोटल कैश इनफ्लो आ गया। और जो टोटल पेमेंट है इन सबको पेमेंट कर ऐड कर देंगे, तो 70,305 का टोटल पेमेंट आ जाएगा, यानी कि टोटल आउटफ्लो आ जाएगा। इन और टोटल कैश इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो फैब का करेंगे तो 52,750 यहाँ पे 5 मंथ का जो है क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको ओपनिंग खींच लेंगे, वैसे रिस्पेक्टिव मंथ का निकल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन था ये। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 6 हम लोगों ने देख लिया अभी, और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स आर एज फॉलोज। सिंपली यहाँ पे सेल का फिगर दिया हुआ है, ये कुछ मंथ का मतलब 10 महीने का दिया हुआ है, आई थिंक जैन से अक्टूबर तक का। ठीक है, और उसके नीचे अगर देखते हैं तो वेजेस एंड सैलरी आर एस्टिमेटेड टू बी पेबल एज फॉलोज, जैन से लेकर के सितंबर तक, सॉरी अप्रैल से लेकर सितंबर तक, यानी कि 6 मंथ का यहाँ पे वेजेस सैलरी का पेमेंट दिया हुआ। और पॉइंट नंबर सी में देखते हैं, ऑफ द सेल्स 80% इज क्रेडिट एंड 20% कैश। जो टोटल सेल वाला फिगर है उसमें 80% क्रेडिट उधार बिकता है, और 20% जिस महीना में बिकता है उसी जिस टाइम पे बिकता है इवन उस टाइम पे पैसा आ जाता है मतलब। और 75% ऑफ क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड विद इन 1 मंथ एंड बैलेंस इन 2 मंथ। ठीक है, तो बोलना ये चाह रहा है कि 75% एक महीना के अंदर रिसीव होता है टोटल क्रेडिट सेल का, और जो रिमेनिंग 25% क्रेडिट सेल है वो नेक्स्ट मंथ में मतलब विद इन बैलेंस इन 2 मंथ्स में रिसीव होता है, और इसमें कोई डाउटफुल लॉस नहीं है क्रेडिट में। ठीक है, और पॉइंट नंबर डी देखते हैं। तो परचेज अमाउंट ऑफ 80% ऑफ सेल्स एंड आर मेड एंड पेड फॉर द प्रीसीडिंग मंथ ऑफ सेल, मतलब सेल से पहले वाले मंथ में आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि आप सेल कर रहे हैं सपोज कि 10,000 का फैब में, ठीक है, 10,000 का फैब में सेल कर रहे हैं, तो उसका आपको जनवरी में उसका 80% यानी कि 8,000 का परचेज अमाउंट हो जाएगा, और वो पेमेंट करना पड़ेगा जनवरी में ही। ठीक है, तो वो बोलना चाह रहा था। उसके बाद जो है, उसके बाद अपने देखते हैं तो पॉइंट नंबर ई में, द फर्म हैज टेकन ए लोन 1,20,000। ठीक है, और इंटरेस्ट 10% पर एनम हैज टू बी पेड क्वार्टरली इन जनवरी अप्रैल एंड सो ऑन। मतलब अप्रैल के बाद 3 मंथ कितना होगा, अप्रैल मई जून जुलाई, उसके बाद सितंबर, ऐसे करके आप क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का। ठीक है, उसके बाद जो है फर्म, पॉइंट नंबर एफ में, द फर्म इज टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स ₹5,000 इन जुलाई 2014, यानी कि जो फर्म है वो पेमेंट करेगा टैक्स का जुलाई 2014 में। द फर्म एट कैश बैलेंस ₹20,000 1 अप्रैल 2014 विच इज़ द मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश। कम से कम मतलब 20,000 आपको कैश मेंटेन करके रखना है। ठीक है, वो बोलना चाह रहे हैं, जो कि ओपनिंग अप्रैल 2014 में था। एनी कैश surplus or deficit above below is level is made up to by temporary investment, liquidation of temporary investment or temporary borrowing at the end of each month, interest on these to be ignored। तो सिंपली ये बोलना चाहता है कि ओपनिंग कैश इसका 20,000 है, जो कि मिनिमम जो कि 20,000 इस अमाउंट को आपको मेंटेन करना है हर महीने का ओपनिंग में। ठीक है, और इसके वजह से इनकेस अगर कोई सरप्लस आता है तो आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, अगर कोई डेफिसिट आता है तो आप बोरो कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जो 20,000 का अमाउंट है वो ओपनिंग कैश में मेंटेन होगा एवरी मंथ। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अपने देखते हैं तो रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन का है, प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 मंथ बिगनिंग फ्रॉम अप्रैल 2014 ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कैश बजट बनाना है जो कि नेक्स्ट 6 मंथ का, जो अप्रैल
मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का, यानी कि 6 महीना का बनाना है कैश बजट, ठीक है। अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 6 महीना का कैश बजट बनाना है सिंपली। तो सबसे पहले जब अपने कैश बजट बनाते हैं तो इसमें क्या मेन दो पोर्शन होता है, टोटल का कैश का रियलाइजेशन माइनस टोटल कैश का पेमेंट। तो टोटल कैश का रियलाइजेशन में ओपनिंग कैश हो गया आपका, कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया, कैश सेल्स हो गया, और भी कोई बोरोइंग है तो वो आ जाता है मेरा कैश रियलाइजेशन में। और जो पेमेंट है तो जितना तरह का भी आप पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, कोई खर्चा पेमेंट करता है, टैक्स पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो वो सारा फिगर आ जाएगा पेमेंट में, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए ये कैश बजट बनाते टाइम। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं कि वेजेस सैलरी तो बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर सी में अगर देखते हैं तो 80% क्रेडिट सेल है और 20% कैश सेल है। तो यहाँ पे टोटल सेल दिया हुआ है जिसका 80% क्रेडिट है और टोटल 80% क्रेडिट है, और कैश सेल्स तो आपको पता ही है रिस्पेक्टिव मंथ का 20%, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ था कि 70% क्रेडिट सेल का विद इन 1 मंथ रिसीव होगा, यानी कि जनवरी का फैब में, और 75% रिसीव होगा, जो 25% बचेगा वो जनवरी का मार्च में रिसीव होगा, ठीक है। तो 2 महीना मुझे पहले 2 महीना पहले का भी फिगर हमको क्रेडिट सेल का चाहिए, ठीक है, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के लिए बनाना है कैश बजट, लेकिन हम 2 महीना पहले का कंसिडर किए हैं, क्योंकि जो क्रेडिट सेल का 75% का जो हिस्सा है, ठीक है, वो नेक्स्ट महीने में मिलेगा और 25% का उससे आने वाले नेक्स्ट महीने में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फरवरी का टोटल क्रेडिट सेल है 96,000 का, इसका जो है 75% जो अमाउंट है यानी कि 72,000 ये रिसीव हो रहा है मार्च में, ठीक है। और इसी का 96,000 का ही 0.25% यानी कि 0.25 करेंगे, मतलब 24,000 रिसीव हो रहा है अप्रैल में। वैसे 1,12,000 का 75% रिसीव होगा अप्रैल में जो मार्च का फिगर है, और मई में रिसीव होगा इसका 25%। वैसे ही नेक्स्ट करते जाएंगे तो मेरा सितंबर तक का फिगर आ जाएगा, ठीक है। और जो कलेक्शन है विद इन 1 मंथ ये 75% वाला है, और कलेक्शन विद इन 2 मंथ्स जो है ये 25% वाला है, जो कि दूसरे मंथ में रिसीव हो रहा था। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे तो सिर्फ चाहिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये चारों का जो फिगर है वही टोटल अपने कलेक्शन लिए, ठीक है। ये होने के बाद जो अगला वर्किंग है, ये तो कैश बजट बनाया हुआ है, ये मेन पोर्शन है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ओपनिंग था, कैश सेल्स नोन था, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए तो टोटल रिसीट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि परचेज का अमाउंट के लिए क्या बोला है वो देख लेते हैं। परचेज अमाउंट ऑफ 80% ऑफ कैश सेल्स आर मेड एंड पेड फॉर द मंथ प्रीसीडिंग द सेल, यानी कि परचेज का अमाउंट सबसे पहले जो है वो जानकारी करना है। तो यहाँ पे अप्रैल का, तो मई का जो सेल अमाउंट है उसका 80% परचेज अमाउंट हो जाएगा, इसका पेमेंट करना पड़ेगा मुझे अप्रैल में ही 1 महीना पहले, यानी कि 48,000। आइए इसका देख लेते हैं परचेज। हाँ 48,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे जो सेल अमाउंट यहाँ तो दिखा हुआ है ही, अप्रैल का मई का 80% अप्रैल में रिसीव पेमेंट होगा परचेज के लिए। जून का जो सेल है 80,000 इसका 80% मई में पेमेंट होगा परचेज के लिए, एंड सो ऑन ऐसे पेमेंट होते जाएगा। तो अपने 6 महीने का पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, ठीक है, सॉरी से 6 महीने का पेमेंट अपने कर देंगे क्रेडिटर के लिए, तो ये फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ का 80% अप्रैल में पेमेंट हुआ, यानी कि मई का जो सेल है उसका 80% अप्रैल में पेमेंट हुआ परचेज में, और जून का जो सेल है उसका 80% मई में पेमेंट हुआ, जुलाई का जो सेल है उसका 80% जून में पेमेंट हुआ, अगस्त का जो सेल है उसका 80% यहाँ पे जुलाई में पेमेंट हुआ, और सितंबर का जो सेल है उसका 80% अपना अगस्त में पेमेंट हुआ। अक्टूबर का जो सेल है यहाँ पे अक्टूबर का भी फिगर दिया हुआ होगा, हाँ दिया हुआ है ना 1 लाख जो अक्टूबर में है इसका 80% जो है पेमेंट हुआ है आपका जा करके सितंबर में 80,000। वेजेस सैलरी रिस्पेक्टिव मंथ का दिया हुआ था ही। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000 का लोन था इंटू 10%, यानी कि 12,000 पर एनम पेमेंट था। क्वार्टरली कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो ये पेमेंट आ जाएगा
जो कि जनवरी में और यहाँ पे जुलाई में पेमेंट हो रहा था, सॉरी क्वार्टरली पेमेंट हो रहा था, यानी कि अप्रैल में, उसके बाद जुलाई में, हर 3 महीने में। तो वो 3,000 टैक्स पेमेंट हो रहा था आपका जुलाई में 5,000 का। ठीक है, अब अपने कॉलम वाइज मतलब मंथ वाइज देखते हैं। अप्रैल का सबसे पहले देखते हैं। तो अप्रैल में तो टोटल रिसीट आ गया 1,44,000 का, और टोटल पेमेंट आ गया मेरा 80,000 का, यानी कि पेमेंट जो है वो कम है, यानी कि सरप्लस है। ठीक है, तो सरप्लस है तो 20,000 रख करके, जो सरप्लस में 20,000 रख के, जो सरप्लस में 20,000 रख के अपने बाकी सारा इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है कैश का 1,44,000 का जो फिगर है टोटल आपका रिसीट आ गया। ठीक है, और टोटल जो कैश रिक्वायर्ड है माइनस कर देंगे, टोटल पेमेंट है 60,000 का, तो आ गया 84,000। 84,000 में 20,000 क्लोजिंग रख दिए और 84,000 का जो सरप्लस है उसको इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा बोला हुआ था कि जो ओपनिंग फिगर है वो 20,000 रहेगा, और जो भी डेफिसिट आएगा उसको बोरो कर लेंगे, और जो सरप्लस आएगा उसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो मेरा जो टोटल फिगर था जो आया है, टोटल पेमेंट था 60,000 का मिनिमम, मतलब 20,000 कैश रख करके, तो टोटल रिक्वायर्ड कैश हो गया 80,000। 64,000 आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अपने सरप्लस था उसका इन्वेस्ट कर दिए, और लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस 20,000 बचा वो नेक्स्ट मंथ का यानी कि मई का 20,000 ओपनिंग बन जाएगा। और कैश सेल्स नोन था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर नोन था, 1,08,000 टोटल फिगर आ गया। ठीक है, और टोटल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे 72,000 का पेमेंट है, और 1,08,000 का आपके पास सरप्लस टोटल रियलाइजेशन था। 1,08,000 माइनस टोटल पेमेंट जो है मई में वो 72,000 का था, माइनस 72,000, तो टोटल 36,000 आपके पास कैश था। इसमें आप 20,000 रख लीजिए, 20,000 रख दिए, माइनस 16,000 इन्वेस्ट कर दिए, तो वो माइनस में आ गया। ठीक है, वैसे ही 20,000 ये ओपनिंग बन जाएगा। टोटल पेमेंट यहाँ पे 88,000 का है। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल पेमेंट 88,000 का है, और 90, सॉरी टोटल रिसीट 88,000 का है, टोटल पेमेंट आपका 90,000 का है। तो आपका यहाँ पे तो 2,000 का डेफिसिट है, 2,000 का डेफिसिट है, और आपको 20,000 रखना है, तो टोटल बोरो कितना करना पड़ेगा 22,000 का। तो 2,000 प्लस 20,000, 22,000 का आप बोरो कर लिए। ठीक है, तो 22,000 आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिसिट में, हम लोग यहाँ पे डेफिसिट में था तो हम लोग यहाँ बोरो कर लिए, और 20,000 क्लोजिंग छोड़ दिए, और जो क्लोजिंग जून में आया उसको मई के लिए यहाँ ओपनिंग बना दिया। वैसे ही सेम प्रोसेस है, आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और वैसे करके अपने सितंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कैश बजट का 3 सम, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, जो कि कैश बजट पे बेस्ड था। थैंक यू वेरी मच।